जिस प्रकार से मुझे जेल भेजा गया उस पूरी प्रक्रिया में विधि का अनवरत घोर उल्लंघन हुआ है। मुख्य मुलजिम जो है श्री आदित्यनाथ को अपने उस परिवार में बनाया था जो अभी भी दर्ज है अमिताभ ठाकुर बनाम योगी आदित्यनाथ। से पहले मैंने यह लिखित दिया था कि मेरी हत्या श्री आदित्यनाथ कराएंगे। एक साथ 20 मुकदमे हमारे अमिताभ ठाकुर बनाम कोई बनाम मुकुल गोयल है तो उस जो डीजी थे उस समय, कोई बनाम वो DK ठाकुर है जो उस समय पुलिस कमिश्नर थे, एक बनाम योगी आदित्यनाथ है। इस तरह से हमारे तमाम मुकदमे अब दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जेलों में कलम और कागज लेके घूमते हो, अगर यहाँ कलम टांग के तुम चल रहे हो तो तुम्हें निश्चित रूप से पहला आदमी जो है वह पकड़ के 10 लप्पड़ मारेगा। पूरी तरह से वह जमीन पर ही सोना है और वह खतरनाक भी है। कम से कम लखनऊ में तो मैंने देखा, क्योंकि वहाँ सर्प भी, ऑफिस में वही एक लंबरदार एक कैदी को पीट रहा था और जेल वाले सब बैठ के जैसे फिल्मों में होता है वो देख रहे थे, अट्टहास कर रहे थे। क्या मतलब है? हमने कहा कि जेल की हर चीज से हमसे मतलब है, पूरा मादक पदार्थ हाथ लेके। उसके बाद मैंने पहली बार वो देखा जिसको कहते हैं कि नीचे से उसमें अपने शरीर के अंदर डालते हैं। वो जो जेलर थे मिस्टर तिवारी, उन्होंने जवाब लिखा कि अमिताभ ठाकुर IPS होने का रॉब 10 जिलों की पुलिस कप्तानी किया, यानी एज SP, फिर SSP, DIG, IG, फिर जबरिया सेवानिवृत्त कर दिए गए। नाम है अमिताभ ठाकुर, परिचय के मोहताज नहीं है, सड़क से लेकर के कोर्ट तक संघर्ष करते रहते हैं। 7 महीने तक जेल की यात्रा किया, जबरिया सेवानिवृत्त किए गए और एक मामले में जेल भेज दिए गए। आपने अभी देखा पुलिस इनकी यानी जो एक इशारे पर नाचते थे, बैठने का साहस नहीं कर पाते थे और वह इनको सामान्य सा सिपाही, दरोगा, डिप्टी SP तो बड़े रैंक का माना जाएगा, वो लोग ले गए जेल में। कैसे कैसे रात कटी, पहली रात कैसे कटी इस पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन जेल से इन्होंने तमाम पत्र लिखे, पेपर मांगा, कलम मांगा, हमें लिखना है। यह वैधानिकता भी है कि जेल से आप लिख सकते हैं और कोर्ट से लेकर के अन्य अधिकारियों को भेज सकते हैं। उसका तरीका क्या हुआ? सारे पत्र गायब कर दिए गए। जब जेल से बाहर आए तो पत्रों को तलाशना शुरू किया और अब जाकर के दर्जनों मामलों में जो जेल से लिखे हुए पत्र थे उस पर अपराध दर्ज हुआ। अमिताभ ठाकुर एक लड़ाकू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, बिहार में पैदा हुए। बिहार और यूपी दोनों स्थानों पर अपने सामाजिक कार्यों के चलते चर्चित हैं, देश में चर्चित हैं और आज़ाद अधिकार सेना भी बनाया है। यानी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कभी स्याही फेंकी गई, कभी जेल भेजे गए, क्या क्या हुआ प्रशांत किशोर बिहार में कर रहे हैं, शायद यूपी में भी ऐसा कभी हो सकता है। पावर में शेयर करना चाहते हैं, सभी की इच्छा होती है कि हम सदन में पहुंचे और कानून बनाने की चाबी हमारे पास हो तो परिवर्तन का सूत्रपात करेंगे। अमिताभ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जेल से आपने तमाम पत्र लिखे, उन पत्रों की संख्या कितनी रही होगी? जी देखिए, जेल से मैंने कुल पत्र करीब 530 या 40 लिखे थे। अच्छा। और वह अलग अलग विषयों पे थे। कई जो हैं कुछ राजनीतिक पत्र थे, कुछ हमने जैसे चुनाव आयोग वगैरह को हमने पत्र भेजे थे और कुछ हमारे व्यक्तिगत पत्र भी थे। कई पत्र मेरी शिकायतों के थे, उसमें से करीब 36 पत्र जो हैं जिनकी चर्चा अभी आप कर रहे थे, वह 36 पत्र ऐसे थे जिनमें हमने आपराधिक मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की थी। अच्छा। क्योंकि मेरा यह मानना है, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जिस प्रकार से मुझे जेल भेजा गया उस पूरी प्रक्रिया में विधि का अनवरत घोर उल्लंघन हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ और बहुत ही दृढ़ता के साथ मानता हूँ। उसी प्रक्रिया में जो जो अनियमितताएं हुई उनके बारे में शनह शनह जेल में जैसे जैसे मुझे जानकारियाँ मिलती गई, मैंने उनके संदर्भ में अपने पत्र क्रिमिनल केस आपराधिक वाद दर्ज कराने हेतु भेजा। मैं 27 अगस्त 2021 को जेल भेजा गया था। जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा, शुरू के 3 दिन 4 दिन तो कोई ऐसी जगह पर जहां आप बहुत ज़्यादा नहीं आपको उम्मीद रही हो कि तो वहां सेटलमेंट से लेके सब कुछ रहा। अरे जेल में तो आप छापा मारते रहे होंगे जब कप्तान रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि उस समय मतलब जो गया तो गया तो
उन स्थितियों में पहले तो कागज पाना और अपने जैसा आपने कहा विधिक अधिकार को समझना और कागज पाने के लिए जद्दोजहद करना। मैंने जो केस भेजा था 4 सितंबर 2021 को, यानी 7-8 दिन बाद, जिसमें मैंने मुख्य मुलजिम जो है श्री आदित्यनाथ को अपने उस परिवार में बनाया था, जो अभी भी दर्ज है अमिताभ ठाकुर बनाम योगी आदित्यनाथ नाम एवं अन्य नाम से दर्ज है। और बाद में मैंने इसी प्रकार से जो चीज़ें मुझे क्षण के मिलती गई, विवेचना होती गई, तमाम अनियमितताएं दिखी, मैंने 36 ऐसे केसेस भेजे। और आश्चर्य की बात यह है कि 36 केस मैंने भेजे, वह तो एक प्रकरण है, वह उसमें से जो मुझे मालूम पड़ा उस समय जो वहाँ पर जेल अधीक्षक थे श्री आशीष तिवारी जी उनका नाम था, मेरी जानकारी में 5 केस तो उन्होंने निश्चित गायब कर दिए, क्योंकि वो उन्हीं के खिलाफ थे। और भी तमाम जो कुछ अच्छा, वैधानिक प्रक्रिया क्या है जेल में? जैसे 2 तरह के कैदी होते हैं, आप सजा याफ्ता तो थे नहीं, विचाराधीन थे जी। तो विचाराधीन कैदी के अलग अधिकार हैं और सजा याफ्ता कैदी के लेकिन ह्यूमन राइट दोनों के साथ है, दोनों के मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब इसमें पेपर आपने मांगा, पेपर देने में कोताही किए जी, कितना बहुत पेपर ज़्यादा। कितना पेपर रोज? देखिए, उसमें मैंने तो उनको कहा था कि आप हमें 1-2 रिम कागज दे दीजिए। मेरे घर वाले कागज और कुछ कलम ले आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तुमको कंट्रोल्ड रेट से देंगे। अच्छा। और उसमें उन्होंने कहा कि तुमको बोला? तुमको, आपको जो भी कहा, तुम भी कहते थे। अच्छा। वहाँ तो तुम कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ तो सब तुम, जैसे मान लीजिए मेरा नाम था वहाँ अमिताभ तपेश्वर। अच्छा। हर व्यक्ति का नाम, पहला नाम उसके पिता का नाम, और श्री श्राद्ध से तो वहाँ कोई मतलब है नहीं। तो मुझे अमिताभ तपेश्वर जो मैं था, तो कभी तुम था, कोई आप भी कहता था, कई बार जाया तो तुम ही कहते थे। वहाँ जेल में ही है, जेल में हर व्यक्ति का यह स्पष्ट मानना है कि आप उनसे बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे, वो बहुत ऊपर हैं। तो इस धारणा से जेल संचालित होता है। और मेरा यह मानना है और रहेगा कि जो व्यक्ति जेल आ रहा है और सजा याफ्ता हो गया है तब भी, और जैसा आपने कहा विचाराधीन है तब भी, वह कोई सब ह्यूमन नहीं हो गया है, वह कोई निम्न स्तरीय मानव नहीं हो गया है। हालात और स्थितियों ने उसको ऐसा करा दिया है। और जो जेल में लोग काम कर रहे हैं वह पब्लिक सर्वेंट है। कई बार हमने ये बात कही, और ये बात उन लोगों को बहुत ज़्यादा नागवार लगती थी, क्योंकि जेल में मुझे लगता है कोई यह सोच ही नहीं पाता था या पाता है आमतौर पे कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं। उसको लगता है कि हम इस पूरे के मतलब अकाट्य मालिक हैं और अनवरत मालिक हैं, ये हमारा है, यहाँ कर जो कुछ भी है वो हमारा है। और जैसे मान लीजिए हमारे लिए बिस्कुट आएगा अगर 100 ग्राम, तो 15-20 ग्राम वो अपना जो है हक मानते हुए उसमें, जैसे एक डब्बा आया तो 3 बिस्कुट उन्होंने वो निकाल लेंगे, जैसे कि उनका एक लूट राज्य, भद्दे स्तर का अगर लूट राज्य देखना है तो आप वहाँ देखिए, भद्दे और छोटे स्तर का, क्योंकि कौन बिस्कुट किससे मांग रहा है, लेकिन वो हक मानते हैं कि 10 में से 3 हमारा होगा। उसी प्रकार से तो 20 उन्होंने हमें कागज़ तय किए, एक बार में 1 या 2 कलम तय किया। तो मुझे अब यह है कि रोज़ एक उनका जेल का आदमी जब सुबह आता था तो हमारे लिए 20 कागज़, उस पर नंबर भी लिखे रहता था। अच्छा। ज़्यादातर लाल से कोने में 1, 2, 3, 4, 20 लिख, तो मैं उस पर लिखता था। कई दिन मैं 20 नहीं भी लिख पाता था, ऐसा नहीं था। अच्छा भाई साहब, सोने के लिए, बैठने के लिए क्या था? कोई चौकी थी? नहीं, सोने का तो वो भी, अब देखिए जेल के कई मामलों को मैं अलग से संघर्ष कर रहा हूँ जो नागरिक सुविधाओं को लेकर, उनमें एक सोने वाला है। सोने को तो मुझे लगता है कि शायद MP MLA या जो विशेषाधिकार प्राप्त कुछ कैदियों का होता होगा, अन्यथा तो पूरी तरह से वह ज़मीन पर ही सोना है। और वह खतरनाक भी है, कम से कम लखनऊ में तो मैंने देखा, क्योंकि वहाँ सर्प भी और चूहे तो अनवरत, चूहों ने कई लोगों की उंगलियां और नाक भी काट ली, क्योंकि चूहे तो जेल में खाना बहुत फेंका जाता है, बहुत बनता भी है, बहुत फेंका भी जाता है। तो चूहे वैसे ही मैंने उतने मोटे ताजे जो है, अगर जेल में कोई आदमी पर कोई प्रसन्न दिखता है तो वो चूहे दिखते हैं। वो भारी संख्या में होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे ताजे होते हैं। और वह जो है वो नाखून काट, उंगली काट लेना, नाक काट लेना, पाँव का, हाथ का, उनके लिए
बहुत ही आम मेरा बात मेरा है। मेरा अभिप्राय यह था कि जैसे हम लोग बैठे हुए हैं तो चेयर और मेज की ऊंचाई और फिर लिखने का कैसे लिखते थे आप, कोई तकथी नहीं, थी? वह देखिए उसके वो लिख मैं इससे पहले तो मैं जैसे जो जेल में जो लंबे लंबे साकल वाले होते हैं तो उसकी खिड़कियों का नीचे हाइट होता है, जैसे घर की खिड़कियाँ ऊंचे हाइट का तो नीचे हाइट होता है, तो वहीं पर रख के किसी तरह से लिखता था। बाद में हमने कई किताबें मंगवाई तो किताबों को रख के, खास करके कानून की किताबें थी तो जहाँ तक हो पाता था उस पर लिखता था, तो कुछ हद तक उस पर पीठ सीधा रहता था। लिखना भी एक समस्या है एक अच्छी, क्योंकि वो कोई और चीज़ आपको नहीं देते हैं। और तो यह सब प्रक्रिया तो जेल में रहते हुए सबसे पहला पत्र लिखा आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ, क्या था? पहले निशाना यही बने आपके? देखिए उसमें हमने यह कुल मिला के हमने यह लिखा था या हमने यह बताया था, हमने यह आरोप लगाया था कि श्री आदित्यनाथ ने अपने तमाम सहकर्मियों का आपराधिक उपयोग करते हुए, एक तरह से आपराधिक मैं कहूँगा षड्यंत्र के तहत यह मुकदमा फ्रेम करके मुझे विधि के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मुझे घर से उठाया और जेल में भेजा। यह मेरा आरोप था, आज भी है, और यह मुकदमा कोर्ट में गया और वही अमिताभ ठाकुर बनाम करके यह दर्ज हुआ। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 36 मैंने आपको बताया, जिसमें कि 26 बाद में ज्ञात हुए कि 26 मामले वास्तव में कोर्ट पहुँचे, 10 जेल में गायब हो गए, जिसमें जेल अधीक्षक के खिलाफ, जिसमें 5 जेल अधीक्षक के खिलाफ थे, 5 कोई और रहे होंगे जो गायब हो गए। इन 26 में उस समय मात्र 6 मुकदमे दर्ज हुए और 20 दर्ज ही नहीं हुए, यानी 36 में से 26 पहुँचे, उसमें से 6 दर्ज हुए, 20 दर्ज नहीं हुए। और फिर वो इन 26 फाइलें गायब हो गई। अच्छा, दर्ज वाली भी, बिना दर्ज वाली भी। और उसमें आप समझ लीजिए जो 6 दर्ज हुए उसमें पहला वही था बनाम श्री आदित्यनाथ। यह मुकदमे, अब इससे मैं समझता हूँ कि ये कभी ना कभी निश्चित रूप से एक दृष्टांत, जब कैसे हम लोगों को न्यायिक व्यवस्था को बेहतर करने की ज़रूरत है, कोर्ट प्रक्रिया को बेहतर करने की ज़रूरत है, उससे भी ये जुड़ा है कि वह 6 गायब हो गए। लेकिन लखनऊ कोर्ट के वेबसाइट को अगर आप देखेंगे, अमिताभ ठाकुर के नाम से सर्च करेंगे 2021, तो जो मुकदमे होंगे उसमें अमिताभ ठाकुर बनाम आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जो होगा, फाइल गायब थी और हर बार उसकी हियरिंग कागज पे हो रही थी। अच्छा, हाँ, यानी कि उन 6 केसेज में जिनकी फाइलें गायब हुई उनकी हियरिंग फर्जी दिखा रहे हैं। मैंने उसके लिए FIR की मांग की है। अभी तक जो है जिला जज महोदया, CJM साहब उस पर नहीं FIR दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि सबों को अपने यहाँ के मामलों, मैंने उसमें 2 मामलों में FIR की मांग की है। एक तो हमारे अभी भी 10 गायब हैं, बीच में गायब हुए। अच्छा, उसमें भी इंटरेस्टिंग बात समझिए, चूँकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारे जैसे आदमी की ज़रूरत इसीलिए होता है कि भाई यहाँ जाओ तो वहाँ उत्पात करो, वहाँ जाओ तो कुछ ना कुछ हम लोग के साथ घटित होता ही रहता है। वही घटित हुआ। वह 36 में से 10 वहाँ गायब, 26 में से 6 दर्ज हुए, फिर 26 गायब हो गए। 26 उन 6 के लगातार सुनवाई होती रही। और जब मैंने उसमें फिर इनको मैंने दिया, जिला जज महोदय CJM को दिया, उन्होंने इग्नोर किया, जिला जज को दिया, 4 जिला जज ने इग्नोर किया, किसी ने उसको छुआ नहीं। फिर मैंने हाई कोर्ट में भेजा, रजिस्ट्री, वहाँ के रजिस्ट्रार ने इसमें जांच के आदेश दिए, तब जांच शुरू हुई। और जांच लगभग 2-2.5 साल जब जांच चली तो अचानक एक दिन मुझे CJM साहब ने बताया कि तुम्हारी 20 फाइलें मिल गई हैं। अच्छा, सॉरी 26 फाइलें, यानी कि जो 26 गायब थी वह अचानक से मिल जाती हैं। तो ये कहाँ गई, क्या हुआ? मैंने उसमें FIR की मांग की है और जो 6 मामलों में फर्जी जो इसमें सुनवाई होती रही उस पर मांग की, अब तक नहीं हुआ। वो एक अलग संघर्ष का आयाम है। तो अब जाके पिछले 4-5 दिन पहले वो 26 मुकदमों में 6 पहले और 20 अब, एक साथ 20 मुकदमे हमारे अमिताभ ठाकुर बनाम, कोई बनाम मुकुल गोयल है तो उस जो DG थे उस समय, कोई बनाम वो DK ठाकुर है जो उस समय पुलिस कमिश्नर थे, एक बनाम योगी आदित्यनाथ है। इस तरह से हमारे तमाम मुकदमे अब दर्ज हुए हैं, इनमें सुनवाई होगी और मैं उसमें निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि मेरी बात सही साबित हो, मेरी बात को सही माना जाए। अब वो एक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है।
चूंकि एक जगह मैं एक मुकदमे में मैं मुलजिम हूँ और 24 मुकदमों में मैं वादी हूँ। वाह। कुल मिलाकर के पहली सफलता लड़ते लड़ते यह कि वह पत्र मिले जी। दूसरी सफलता यह कि दर्ज हुए जी। और आगे अब संघर्ष जारी रहेगा जी। अमिताभ जी, सवाल यह उठता है कि जेल से लिखने के बाद सारे पत्र गए तो फंसने का मतलब यह है कि रजिस्टर में तो वह दर्ज हुए कि आपके पत्र प्राप्त हुए जी। कुछ केस दर्ज भी हुए, बाद में उन्हें हटा दिया गया, जी। वेबसाइट पर से हटा नहीं पाए वह। जी। तो यह तो एक तरह से न्यायालय का बड़ा भ्रष्टाचार है देखा जाए। बहुत गंभीर मामला है। मैंने तो अब मुझे, चूंकि मैं सार्वजनिक कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैंने उसमें एक न्यायिक अधिकारी पर आरोपित किया है, अब तक जांच नहीं हो पाई है। भाई कोई उसको छूना नहीं चाह रहा है। मैंने जो आरोप लगाए उसमें 2 बाबुओं को दोषी मान के उनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसमें मुझसे बयान भी लिया गया, मैंने बयान दिया। प्रशासनिक जांच शुरू हो रही है। उस पूरे उपक्रम में 2 बाबू को जिम्मेदार बता दिया गया, जैसा हर जगह होता है, बाहर होता है। मैं तो उसको न्यायालय में देख रहा हूँ। मैं आरोपित कर रहा हूँ न्यायिक अधिकारी को और दंडित हो रहे हैं 2 बाबू। मैंने बल्कि अपने बयान में कहा कि आपके आंतरिक प्रक्रिया क्या है मुझसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे जो गायब हुए, प्रश्न मेरा यह है, उसमें लिखा हुआ है जांच रिपोर्ट में कि भाई इनके 20 अचानक में, इनके 26 अचानक मिल गए। मेरा प्रश्न है कि 26 अचानक मिल कैसे गए, और वो भी 3 साल के बाद कहाँ गए, उसकी कोई जांच नहीं की गई। तो चूंकि मैं फिर कहूँगा कि मुझे देखिए, यह बातें जो अक्सर छिपी रहती हैं, न्यायालय की स्थिति हो, अन्य जब जेल की स्थिति हो, जेल में जैसा मैंने आपको बताया, आप को चीज़ों का आइडिया है। आज भी जो लोग, हम लोग दुनिया भर की अफलातूनी बात कर रहे हैं, जेल में सबसे बड़ा गुनाह आज भी कलम लेके चलना है। मैं अकेला था और मुझे देख के हमारे बैरक के लोग इतना ज़्यादा, मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं वो जलते भी थे या अचंभित भी रहते थे, क्योंकि अगर उनमें से किसी के पास कलम मिल जाए, कलम या एक पन्ना कागज़, तो उसको थप्पड़ से पीटा जाता था। क्योंकि कलम रखना, जैसे कि हम लोग देखते थे किसी आदिम काल में होता होगा, आज भी इस समय जब मैं बोल रहा हूँ, यूपी के और शायद और जिलों में और प्रदेश में भी होगा, उत्तर प्रदेश की जेलों में कलम और कागज लेके घूमना है। यहाँ कलम रख के कोई अगर टांग के, जैसे आप टांगते हैं, हर आदमी टांगता है, माना जाता है कि वे टांगते हो, अगर यहाँ कलम टांग के तुम चल रहे हो तो तुम्हें निश्चित रूप से पहला आदमी जो है वह पकड़ के 10 लप्पड़ मारेगा, जो जेल का कोई भी आदमी होगा। वो चाहे मान लीजिए वार्डर भी हो सकते हैं, वह वरिष्ठ जेल अधीक्षक, लेकिन इससे बड़ा कैदी भी हो सकते हैं, मारने वाले। कैदी तो अक्सर होते ही, क्योंकि एक तबका, वो जो आपने बहुत सही बात का, फूट डालो राज करो, अगर कहीं दूसरा उदाहरण अगर देखना है, क्योंकि वह ये बात सही है कि डर्टी वर्क 90% अपने हाथ से नहीं करते हैं। एक तबका उन्होंने बनाया है, मैं अचानक नाम भूल गया उनका, पता नहीं क्या बोल रहे थे, लंबरदार उन्होंने बनाया है, जिनको उन्होंने पीले पीले कुर्ते दे रखे हैं, और सारे घिनौने काम वो लंबरदारों से कराते हैं, अपने हाथ गंदे नहीं करते। मैं इसी संदर्भ में आपको, अगर आपकी आज्ञा हो, तो मैं एक दृष्टांत अपना बताना चाहूँगा। मैं अपने बैरक से निकला था, मैं जा रहा था अस्पताल, और जेल के अस्पताल, जेल के, ये सब जेल का ही मामला, पैदल, और वहाँ आप अकेले नहीं चल सकते, पीछे पीछे जेल कर्मी चलते हैं, तो वो मॉनिटर्ड होता है, ठीक है। वहाँ पर जब मैं गुजर रहा था तो बीच में ऑफिस पड़ता था, ऑफिस में वही एक लंबरदार एक कैदी को पीट रहा था, और जेल वाले सब बैठ के, जैसे फिल्मों में होता है, वो देख रहे थे, अट्ठहास कर रहे थे। मुझे एक आदमी लेके आ रहा था जो जेल का कर्मी था, और मुझे जहाँ तक याद है ये 13 नवंबर 2021 की घटना थी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं रुक गया, तो और उसको देखने लगा, तो जो मेरे पीछे था बोला कि आगे चलो। हमने कहा कि, बोला तुमसे क्या, आपसे कहा, तुमसे कहा, उसने नहीं है, यह जरूर है कि उसने कहा कि आपसे क्या, या शायद उसने आपसे, उन्होंने कहा हो, जो भी कहा हो, कि क्या मतलब है। हमने कहा कि जेल की हर चीज़ से हमसे मतलब है, और मुझको हर चीज़ से मतलब है। अगर कोई आदमी किसी को फर्जी पीट रहा है तो मुझसे मतलब है, और मैं यहीं रहूँगा, देखूँगा और उसको रोकूँगा। तो उसके बाद वो जो जेल अधीक्षक था वो एकदम से बिलबिला उठा,
क्योंकि वहाँ पर अगर आपने इस तरह की बात कर दी तो आपने समझ ली जैसे कि आपने गब्बर सिंह का साम्राज्य जो है चुनौती दे दी, जो कहता था कि 50-50 मील दूर तक, तो वहाँ पर तो यह पूरा जो भी कहती है शासन प्रशासन, यहाँ तो खैर योगी सरकार बाहर में भी शासन उसी तर्ज पे चला रही है जो जेल में चल रहा है, क्योंकि इनकी सरकार चलाने की विधि भी पूरी तरह पुलिसिया, और मैं अगर ये शब्द कह सकूं आतताई है। और जेल में तो इनकी सरकार रहे कोई और सरकार रहे, पूरी तरह निरंकुश और आतताई व्यवस्था है, जो सिर्फ भय से, और मेरे जैसा व्यक्ति उस पर चुनौती क्यों देता है, इस चीज़ का मैं समझता हूं अंत तक उन लोगों को बहुत तक, एक आध बार उन्होंने हाथ भी उठा दिया इसी संदर्भ में, जब मैंने किसी बिंदु पर उंगली उठाया। और एक जेलर थे, मुझे उनका नाम भी याद है, मिस्टर योगेश कुमार या कुछ नाम था, क्योंकि मैं याद रखे हूँ अपने। अच्छा, वहाँ पर कैमरे वगैरह होते हैं, लेकिन वो अपने काम की चीज़ें हटा देते हैं। मैंने उसकी शिकायत की, उसको शिकायत को उन्होंने कह दिया कि ये प्रमाणित नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि तुम प्रमाणित पिटोगे कैसे तो तुम अपना क्यों प्रमाणित रखोगे भाई, जैसे पुलिस थानों में पिटाई होती है, प्रमाणित कभी नहीं होता है। तो एक बार मैंने जब उनकी किसी, अगर यह शब्द कह सकूं, गुंडागर्दी का हमने ऑब्जेक्शन किया, इस बार की नहीं, एक दूसरे बार में। अच्छा, उस बार का पूरा हो जाए तो लंबरदार उसको पीट रहा था, एक कैदी को बुरी तरह से, आप जा रहे थे, बस पीट रहे थे, वह मार खा रहा था, मैं खड़ा हो गया, पीछे चिल्ला रहा था कि चिल्लाने भी नहीं दे रहे थे? नहीं चिल्ला भाई, जैसा मार खाने पर तो कुछ चीखेगा ही, लेकिन हाँ वो हंस रहे थे। मुझे लगता है इसके चिल्लाने से शायद उनको अच्छा ही लग रहा था, मुझे नहीं लगता है कि वो रोकने के मूड में थे, क्योंकि शायद नहीं चिल्लाता तब इनको तकलीफ होती कि हम पिटवा भी रहे हैं और ये चिल्ला भी नहीं रहा, मजा नहीं आया जिसको कहते हैं। तो अमिताभ ठाकुर रुक गए और रुक करके देखने लगे और उसने कहा कि आगे बढ़ो। उसने कहा आगे बढ़ो, मैंने कहा कि नहीं बढ़ूंगा। तो उसके बाद उसके तेवर बदले, उधर से उसके भी बदले, तो मैं फिर, लेकिन मैं चूंकि मैं ढीठ था और मैं जानता था कि अब इसका खतरा लगातार रहता था, निश्चित रूप से कि वो फिजिकल बीटिंग कर सकते हैं, वो करते थे, जेल में यूज्ड टू हैं, लेकिन मैं उसके लिए मानसिक रूप से निरंतर तैयार रहता था कि भाई करेंगे, झेल लूँगा, कोई मरण, ये मैं जानता था कि मारेंगे नहीं, क्योंकि डेथ इन पुलिस कस्टडी, जेल कस्टडी हो जाएगी तो ये लग जाएंगे। तो और चूंकि उसमें यह भी था कि जाने से पहले मैंने यह लिखित दिया था कि मेरी हत्या श्री आदित्यनाथ कराएंगे, इसलिए मेरी सुरक्षा की वो विशेष निगाह रखते थे। कब दिया था आपने? जिस दिन मैं गिरफ्तार हुआ था, तो मैंने पहला आरोप कोर्ट में लगाया था, वो कोर्ट में है। अच्छा, जब कोर्ट में आप पेश हुए? हाँ, कोर्ट में मैंने अपने हस्तलिखित 4 पन्ने का हस्तलिखित जब हमने दिया था, तो मैंने कहा था कि जेल में मेरी हत्या श्री आदित्यनाथ करा सकते हैं। अच्छा। और उसका इतना भर रहा कि उसके कारण यह कम से कम कि मेरी हत्या न हो पाए, उसके लिए मतलब भय त्रास देते थे, गाली गलौज करते थे, धमकाते थे, लेकिन इस उसके आगे नहीं बढ़ पाते थे कि संभवतः उनको भय हो कि भाई हम नहीं वही न लग जाएं। तो उसके, लेकिन मैं जब आगे मैंने कहा कि भाई इनको क्यों पीटा जा रहा, तो फिर उस जेलर साहब ने भी कहा कि तुमसे क्या मतलब है। हमने उनको भी कहा कि मतलब है, यह गलत चीज़ है, यह रुकना चाहिए। तो उन्होंने कहा जाओ अपना काम करो, बेकार की बात ना करो। उसके बाद पीछे वाला भी आ गया, वो हमको खींच के ले गया और हल्का सा दिया, ले गया। लेकिन यह मैंने देखा कि मैं जब बढ़ गया तो उसकी पिटाई भी उसी के साथ बंद हो गई। उनका मजा खत्म हो गया, यानी जिसको कहते हैं कि आप कोई एंजॉयमेंट कर रहे हों, आप कोई ऐसे काम कर रहे हों, कोई विघ्न बन गया, मैंने उसका भंग, रंग में भंग हमने डाल दिया, पिटाई बंद हो गई। जो कुछ भी मान लीजिए बदसलूकी हुई मैंने झेला, लेकिन ऐसा कई बार होता था वहाँ, किसी भी कारण से पिटाई। तो यह निरंकुशता, और जो मैंने अभी बात कही, और आदित्यनाथ की सरकार जो बाहर उसी तर्ज पर निरंकुशता कर रही है, लेकिन सबके बाद में बाहर ये रहता है कि आपके पास मोबाइल है, आप रिकॉर्डिंग कर लेंगे, भाई आप उसको ये वायरल कर देंगे। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ तो कलम तक नहीं है आपके पास। मेरी लिखी हुई तमाम शिकायतें मेरे साथ जब बदसलूकियाँ हुई, उनकी शिकायत एक गेट पे हुआ, उसको मैंने सबको लिखने के लिए कागज़ था, लिख सकता था, लेकिन कहते थे प्रमाणित नहीं हुआ। उतने देर का सीसीटीवी गायब कर दिया। हटा देंगे। तो जेल से तो याचिका आप कुछ हाई कोर्ट को भी लिखे, 226 के तहत PIL होता है। हमने याचिका लिखी, सुप्रीम कोर्ट को भी ली, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उनको संज्ञान नहीं लिया गया। उस समय मैंने तमाम उस समय के कई गंभीर, जेल के कई गंभीर मुद्दे, और उसको अभी भी परसू कर रहा हूँ। जैसे जेल में मैं समझता हूँ एक गंभीर मुद्दा यह है, जिसको मैं गंभीर मानता हूँ, कि वहाँ पर जब आप स्नान घर को पूरा ये नहीं दिया गया है
आधा से भी कम, माने कि आपको लगभग निश्चित रूप से आपको लगभग अर्धनग्न स्थिति में स्नान करना है। और यह हर व्यक्ति उतना इसमें कंड्यूसिव नहीं होता है। कुछ पुरुष भी होते हैं जो कि अर्धनग्न स्थिति में सार्वजनिक स्थल पर रहने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, वो मूर्खता। और मैंने पूछा तो कहा कि भाई वो अंदर आत्महत्या कर लेगा। मैंने कहा कि अगर किसी की इतनी ही तलब लगी होगी आत्महत्या की तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। भाई उसके लिए बहुत सारे सुविधाएं हैं आत्महत्या की, किसी भी व्यक्ति की, बाहर भी हैं। यह तो है नहीं कि आदमी जेल में ही आत्महत्या करेगा। तो केवल इसके नाम पे कि आदमी अरे अगर गांजा, शराब, अन्य मादक पदार्थ मिल जाते हैं, सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, जहर भी मंगा लेगा, सब मिलती हैं। 2-3 बार तो मैंने शिकायत की, कुछ नहीं हुआ। एक बार तो मैं यहाँ से जा रहा था, वो जो बड़ा वाला वाहन था उसमें मैंने देखा आप मेरे सामने 4-5 बैठे थे। उन्होंने पहले तो जम के यहाँ पर ये हुए पूरा मादक पदार्थ हाथ लेके। उसके बाद मैंने पहली बार वो देखा जिसको कहते हैं कि नीचे से उसमें अपने शरीर के अंदर डालते हैं। मैंने वो फिजिकली देखा कि उसने अपने अंदर उसको डाल लिया और लेके चला गया। किसी ने कोई चेकिंग नहीं की और वह सब भी फर्जी हो। यह मैंने कम से कम 2 व्यक्तियों को, मुझे वो रात हो गई थी, ये पहले यहाँ से तो रास्ते भर चुकी, मैं अंतिम गाड़ी में था, 7-8 बजा होगा, उस समय ठंडे का दिन था। उसको मैंने देखा फिजिकली उसने इंसल्ट करके वो ले गया और अंदर मिलता था सब कुछ। अब ऐसा बहुत से मामले देखे गए हैं कि कैदियों ने जेल से पोस्ट कार्ड पर लिखा है और पीआईएल के तौर पर ट्रीट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में 226 के तहत, 32 के तहत। तो क्या वह जमाना इससे अच्छा था कि कैदी जेल से किसी प्रकार लिखता था और उसको जनहित याचिका के रूप में ट्रीट कर लिया जाता था? आज आप जैसा व्यक्ति लिख रहा है और उन पत्रों का कहीं अता पता नहीं है कुछ। निश्चित रूप से देखिए, मैं कहूँ कि जो हमारी संस्थाएं हैं, यह एक बृहद प्रश्न है। हमारी संस्थाओं को सोचना पड़ेगा कि आखिर वह संस्थाएं क्यों बनी हैं, उनका क्या उद्देश्य है। मैं अपने इसी जेल संदर्भ से, क्योंकि एक संदर्भ से कई संदर्भ जुड़ते हैं। एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है और आप और हम जानते हैं कि मानवाधिकारों के रक्षा की कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं और आयोग को उसका सिरमौर माना जाता है। मैंने वहाँ से 2 हस्तलिखित पत्र भेजे। एक मैंने जो है, मैं बाहर आया तो एक तो मैंने जेल के माध्यम से भेजा, एक अपनी पत्नी को दिया। जब आया उन्होंने रजिस्ट्री किया और ईमेल किया। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, मैं आयोग से कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने कि इसी संदर्भ में मैंने कि कोर्ट की बात कही कि कोर्ट को सोचना होगा कि हमारे पत्र गायब हुए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, नहीं लेंगे तो मैं दिलवाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। कोई ये तो है नहीं कि बच के रह जाएगा। उसी प्रकार से आयोग में मेरी पत्नी ने शायद नवंबर में 25 नवंबर 2021 या किस तारीख को ईमेल किया, रजिस्टर्ड। उसका ईमेल का तो आप जानते हैं निशान रहता है हमेशा, आज भी वो ईमेल है। उस पत्र को संज्ञान लिया मार्च 2022 में आयोग ने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। और किया क्या, उसने भेज दिया जेल अधीक्षक को कि कृपया इस पर जो है क्या बोलते हैं उसको, प्रार्थी से पूछकर समुचित कार्रवाई करें। जेल अधीक्षक ने उसको कहाँ डाला होगा ये तो ईश्वर मालिक मतलब है। एक तरह से जिसके खिलाफ आप लिख रहे हैं, मान उसी लीजिए के खिलाफ, एक उसी के खिलाफ, 100% के खिलाफ था, उसी से रिपोर्ट मांगी जा रही है। उसी से वह भी 7 महीने 8 महीने बाद, जिसका आज तक मुझे, जिसमें उन्होंने, अच्छा जो अब एक देखिए एक और व्यवस्था, अब आप व्यवस्था परिवर्तन की, एक व्यवस्था में भारी परिवर्तन अब मैं देखता हूँ। हमारे यहाँ बिहार में एक शब्द है बग्घर खाल। बग्घर खाल का मतलब है कि कोई आदमी और ज़्यादा मोटी चमड़ी हो जाए, बाघ का चमड़ी से शायद निकलता होगा बग्घर खाल। तो मुझे लग रहा है कि व्यवस्था दिनों दिन ज़्यादा बग्घर खाल हो रही है, क्योंकि जब हम लोग के समय शिकायतें आती थी, भाई मान लीजिए जब मैं अफसर हूँ, किसी को बचाना है, तो इतने भर ही रुक जाते थे लोग और उनकी कलम कि आरोप प्रमाणित नहीं हुए। अब आगे बढ़ गए हैं, अब बहुत ही बेशर्मी से लिखते हैं कि शिकायतकर्ता झूठा है, झूठ बोलने का आदी है। वो जो जेलर थे मिस्टर तिवारी, उन्होंने जवाब लिखा कि अमिताभ ठाकुर आईपीएस होने का रौब दिखाता था, और दिखाता था शब्द लिखा पढ़ी में है, यह नहीं है कि यह है
क्योंकि मैं कैदी था इसलिए दिखाता था। वहाँ तो कैदी के लिए दिखाते हैं और शब्द ही चलता है तुम और ताम। तो जैसे कि नरेंद्र मोदी जी कहे कि हम लोग तुम ताम करते हैं, तो वहाँ एक्चुअली तुम ताम ही चलता है। दिखाता था और वह मुझसे गलत सुविधाओं की उम्मीद करता था, और गलत सुविधाओं में खुद लिखा भी है कि वह कहता था कि मुझे लैपटॉप और इंटरनेट दिया जाए। और मैंने लिखित में मांगा था, मैंने ये कहा था कि जिस समय जेल मैनुअल बना था उस समय केवल हस्तलिखित सुविधाएं थी। बात है। आज की तारीख में जब लैपटॉप आ गया है, टाइपिंग की व्यवस्था हो गई है, इंटरनेट आ गया है, फ़ोन आप दे ही रहे हैं, तो आप कंट्रोल कीजिए, लेकिन ये सुविधाएं दीजिए। जब लाइब्रेरी उस समय भी थी, इंटरनेट ने आज तक लाइब्रेरी का रूप तो मैंने ठीक है भाई साहब, आपने मांगा कि हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं और हम संचार माध्यम से भेजते हैं, शुरू से हमारा प्रचलन में रहा है, हमें लैपटॉप और इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाए अपने कामों के लिए मैंने मांगा, अन्य लोगों से संपर्क और आपके पास जैमर भी लगा है। आप उसको रीड भी करेंगे कि कहाँ हम उसका दुरुपयोग सदुपयोग क्या, तो उस पर क्या किया, किससे मांगा आपने? मैंने जेलर से मांगा, मैंने सीजेएम को से भी मांगा। सीजेएम ने जेलर से रिपोर्ट मांगा। जेलर ने कहा कि देखिए कि एक ऐसा आदमी है कि इंटरनेट मांग रहा है, और ये कैसा आदमी है कि लैपटॉप मांग रहा है। यानी कि उन्होंने इसको ऐसे प्रेजेंट किया कि मैं, मान लीजिए जिसको कह रहा हूँ मैं, कोई चरस गांजा और कोई प्रतिबंधित, बल्कि लिखा कि प्रतिबंधित वस्तु जैसे लैपटॉप और इंटरनेट की मांग कर रहे थे, मैंने नहीं दिया, इसीलिए मेरे खिलाफ झूठी शिकायत कर रहे हैं। जबकि मैं आज भी मांगता हूँ, अभी भी मांगता हूँ, ईमानदारी से मांगता हूँ कि यह चीज़ें देने पर सोचना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अभी जेल में हर जगह सुविधा कर दी है कि सप्ताह में 2 दिन 3 दिन अलग अलग है कि आप घर बात कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ, उस दिशा में प्रयासरत भी हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने एक कैदी को एक मोबाइल दे ही दिया कि तुम घर बात कर, आखिर वो घर बात करके क्या अनर्थ कर लेगा? जब आपने कोई, यह तो है नहीं भाई बात कर लेगा, घर वाले प्रसन्न हो जाएंगे, वो उसके जीने का सहारा मिल जाएगा, तो आपके कौन सा, क्योंकि जब ये सब नियम बने उस समय नहीं था। हाँ, नहीं था। जब, और हर व्यक्ति, आप देखिए किसी भी चौराहे पे कोई व्यक्ति बैठा होगा अकेले, वो अपना चुपचाप लैपटॉप देख रहा है। ये देखते हुए दफ्तर के बाहर जाइए, जो वो चपरासी वाला, सीजीएम ने क्या किया फिर? रिपोर्ट किसने दे दिया? उन्होंने कहा कि सील कर दिया। उन्होंने इस पर एप्लीकेशन ऑफ माइंड भी नहीं किया।